Hello dear students, today our topic is theory of factor pricing. इसे theory of distribution भी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया होगा आपके दिमाग में, व्हाट इज theory of factor pricing? फैक्टर्स को इनपुट्स भी कहा जाता है, रिसोर्सेज भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पादन के साधन। तो क्या है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग? हमें बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है और उनका उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो उन उत्पादन के साधनों को उनकी सर्विसेज के लिए जो पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर प्राइस। द प्राइस विच इज पेड टू दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को जो पे किया जाता है, फैक्टर्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फॉर देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज के लिए क्या कहलाएगा, फैक्टर प्राइस। लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज देयरफॉर कंसर्न, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग किससे कंसर्न्ड है, विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के प्राइस के डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी है वो हमारी क्या होगी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। Why a separate study of factor pricing? फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी हमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की आवश्यकता है, और हमने देखा था कि वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए भी डिमांड एंड सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो हम अलग से स्टडी क्यों कर रहे हैं फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उत्पादन के साधन हैं उनकी डिमांड और सप्लाई की नेचर कमोडिटी मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई की नेचर है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? डिफरेंस इन द नेचर ऑफ डिमांड। जो उत्पादन के साधनों की डिमांड होती है वो जॉइंट डिमांड होती है। उत्पादन के साधन जैसे लैंड के साथ हमें लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी चाहिए। तो इस प्रकार सभी उत्पादन के साधनों की डिमांड होती है, ना कि एक अकेले लैंड की या लेबर की या कैपिटल की, सभी की एक साथ डिमांड होती है, जबकि कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता। डिराइव्ड डिमांड, अब जो उत्पादन के साधन हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जबकि गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है क्योंकि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन के साधनों की जो डिमांड है वो किस पर निर्भर करेगी, उनके द्वारा उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर। पहले किसकी डिमांड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, और उनको प्रोड्यूस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो उनकी डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड किस पर निर्भर करेगी कि उनके द्वारा उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है। इसलिए इसको कहा जाता है डिराइव्ड डिमांड। बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे और लिखेंगे, पूछ लिया जाता है बहुत बार, व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड। अभी तक हमने देखा कि डिमांड की नेचर कैसे डिफरेंट है, जॉइंट डिमांड होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे कि सप्लाई की नेचर कैसे डिफरेंट होती है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जो हमारा कमोडिटी मार्केट होता है उसमें प्राइस एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप ये स्टडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाता है सप्लाई भी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन यहाँ फैक्टर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल लें लेबर का, तो लेबर की सप्लाई शुरू में जब वेज रेट इंक्रीज होता है तो लेबर की सप्लाई भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद लेबर क्या है, लेजर को प्रेफरेंस देने लग जाती है। लेजर क्या होता है, आराम को पसंद करने लग जाती है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेजेस के बाद। तो तब उसके बाद अगर वेजेस इंक्रीज होती हैं तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। सप्लाई का कैसा हो जाता है, बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। आगे हम इस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का हो जाता है लेबर का, जैसे जैसे वेजेस बढ़ती जाती हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। लैंड की अगर बात करें, लैंड की सप्लाई फिक्स होती है, वो प्राइस के साथ रिलेटेड नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो उत्पादन के साधन हैं उनकी सप्लाई प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। कॉस्ट एंड सप्लाई, जो कमोडिटी मार्केट है वहां पर
सप्लाई जो है वो प्रभावित होती है कॉस्ट से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फैक्टर मार्केट में कॉस्ट को हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना वो हार्ड वर्क कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक व्यक्ति अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक व्यक्ति केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, तो सभी की जो कॉस्ट होगी उसका एस्टिमेशन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। इसी प्रकार अगर हम कैपिटल को सेव कर रहे हैं तो उसकी सेविंग की कॉस्ट क्या होगी कि जो हम प्रेजेंट की अपनी कंजम्पशन का त्याग कर रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। उनकी डिमांड अलग अलग वस्तु की हो सकती है, और उसका जब त्याग कर रहे हैं उस त्याग की जो लागत है वो भी डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है नहीं होती है। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड सप्लाई का इस प्रकार कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ये आप बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप सुनते चलेंगे, आगे हमारी फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी में काम आने वाले टर्म्स हैं। हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे और कॉस्ट की बात करेंगे, फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी और उनकी कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम बताएंगे और एवरेज प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल टर्म से आप फेमिलियर हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ a factor refers to additional product as a result of employment of an additional unit of a factor। हम जब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सभी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम लेबर का एग्जांपल लेके अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर एक और लेबर की एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से अगर बाकी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट हैं, एक यूनिट अगर हम चेंज कर रहे हैं, लेबर की अगर हम बात करें, तो उससे टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। किसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उस लेबर की एडिशनल यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम एक तो प्रोडक्शन से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, और दूसरा देख सकते हैं रेवेन्यू में कितना चेंज आया। जो प्रोड्यूसर की रेवेन्यू है उसको, वो जो उन वस्तुओं को सेल करके रेवेन्यू प्राप्त कर रहा है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उससे भी हम देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इन तीनों को समझेंगे अभी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जैसा कि आपको टर्म से ही क्लियर है, फिजिकल मतलब प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक और यूनिट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय करने से, एक और एडिशनल यूनिट की एम्प्लॉयमेंट की वजह से टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है। कंडीशन क्या है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। जब बाकी सभी चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो कहलाता है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्ट किसकी हेल्प से, n यूनिट्स की। ये अगर हमारी मान लीजिए 11 है और ये 10 है, n-1 क्या हो गया 10, ये अगर 11 है तो n-1 10। टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ 10 यूनिट्स। अगर लेबर की हम बात करें, जब 10 यूनिट्स लेबर की हैं तब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और जब 11 यूनिट्स हैं लेबर की तब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है, बाय चेंज इन जो लेबर की यूनिट में चेंज हो रहा है, एक एडिशनल यूनिट से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कि जब 11 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो 110 पेयर ऑफ शूज बना रहे हैं, और जब 10 वर्कर काम कर रहे थे तो वो 100 पेयर ऑफ शूज बना रहे थे। तो दोनों का अंतर कितना आया, 10 पेयर ऑफ शूज। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो गई, उस एडिशनल यूनिट की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई,
10 पेयर ऑफ शूज। अब नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर टर्म क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, प्रोड्यूसर को जो रेवेन्यू मिल रही है उस आउटपुट को सेल करने से, वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। या तो हम चेंज से बात कर सकते हैं यहाँ पर कि चेंज कितना हुआ है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में, किसकी वजह से, एक एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉयमेंट देने से, लेबर की एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से। ये भी यही चीज बता रहा है। टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है जब 11 यूनिट्स हैं लेबर की, और टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है जब 10 यूनिट्स हैं लेबर की। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक और एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीजें क्या रहती, कांस्टेंट। अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को हम MPP इंटू MR भी लिख सकते हैं। MPP यहाँ पर क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है हमारा कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है, जब हम एक अतिरिक्त उत्पादन के साधन की इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु का उत्पादन करें, वो कई सारी यूनिट्स का उत्पादन कर सकता है। तो उन सभी एडिशनल यूनिट्स को जो किसकी वजह से ऐड हुई हैं, एक अतिरिक्त उत्पादन के साधन की इकाई का इस्तेमाल करने से जितनी आउटपुट की यूनिट्स चेंज हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, उनको सेल करने से जो अंतर आता है टोटल रेवेन्यू में, वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर 11 वर्कर काम कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो रही है, 11,000। अगर 10 वर्कर काम कर रहे थे तो वो कितनी थी, 10,000। तो रेवेन्यू में कितना चेंज आया है, 1000 का चेंज आया है। ये कब प्राप्त हो रहा है, जब हमने बात करी थी कि 11th वर्कर को जब एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उससे 10 पेयर ऑफ शूज और वो इंक्रीज करता है। उन 10 पेयर ऑफ शूज को बेचकर जो रेवेन्यू अर्न हुई है वो चेंज होगा टोटल रेवेन्यू में। तो इसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। n यूनिट्स जब लेबर की है, और इसको इसमें से माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जब n-1 यूनिट्स हैं लेबर की। एडिशनल तरीका हमने क्या बताया था, ये आपने याद रखना है, अभी हम आगे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। MRP क्या होता है, MPP इंटू MR, मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम MPP को। अब एक है हमारा कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में क्या अंतर है, अब यहाँ हम एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को, एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा AR/MR बराबर होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हमारा AR और MR बराबर होता है। देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्लियर है। वैल्यू ऑफ MPP क्या होता है, जब MPP को हम AR से मल्टीप्लाई करते हैं, और MRP क्या होता है, MPP को जब MR से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR बराबर होते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में दोनों में अंतर होता है। ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में जब AR और MR बराबर हैं तो MRP और वैल्यू ऑफ MPP भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्टिविटी। अभी तक हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की 3 टर्म्स की बात करी है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी
मतलब जितना एवरेज जो उत्पादन है उसमें चेंज आ रहा है वो हम किससे देखते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। टोटल फिजिकल एवरेज कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे चेंज की बात नहीं करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को हम नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर लेबर की यूनिट्स हैं, तो वो लेबर की यूनिट्स मान लीजिए 10 लेबर की यूनिट कितना 100 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस कर रही है, तो उनका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, 10 पेयर ऑफ शूज ईच। अगर 100 जोड़े बन रहे हैं शूज के और 10 लेबर उनको बना रही हैं, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी कह लीजिए क्या हो गया, 10 पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर सॉरी मैंने कहा था चेंज मार्जिनल में होता है, एवरेज में हमारा क्या होता है, एवरेज हम निकालते हैं। टोटल को जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक और ध्यान रखने की बात है कि वेरिएबल फैक्टर हम ले रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जो टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट है उसको अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, या अगर हम कहें जितने लेबर हमने इस्तेमाल किए हैं उससे अगर टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट को भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू एवरेज रेवेन्यू। ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। बिहेवियर ऑफ एआरपी एंड एमआरपी कर्व्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने किया था, वो आपको याद होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से हमें ये पता है जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं तो एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। यहाँ पर हमारा एमआरपी और एआरपी है। एमआरपी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, हमेशा लेफ्ट में होता है, जब इंक्रीज होता है तो ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, और जब डिक्री एक पॉइंट के बाद वो क्या है, कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम कर रहा है। तो ये ज़्यादा तेजी से कम होता है एआरपी के कंपैरिजन में, हमेशा लेफ्ट में रहता है और एआरपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर काटता हुआ डिक्लाइन हो रहा है। ये आप दोनों का रिलेशनशिप बता देंगे। अब आपके टर्म्स हैं कोस्ट ऑफ द फैक्टर। कोस्ट ऑफ द फैक्टर क्या है, एक तो एवरेज फैक्टर कोस्ट। एवरेज फैक्टर कोस्ट देखिए यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। टोटल वेज बिल, अगर लेबर की हम बात कर रहे हैं तो टोटल वेज बिल कितना है उससे अगर डिवाइड कर देंगे कितनी लेबर एम्प्लॉय कर रखी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज फैक्टर कोस्ट। कितना, अगर 10 लेबर हमने लगा रखे हैं और उनको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 10,000 को 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक लेबर के लिए जो कॉस्ट आ रही है प्रोड्यूसर को, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, वो आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि पहले 10 लेबर लगाई हुई थी और वो 50 रुपये ईच काम कर रहे थे, एक लेबर को कितना दे रहे थे, 50 रुपये। अब जब 11th वर्कर को जब हायर किया जा रहा है तो वो 50 रुपये में काम नहीं कर रहा है, वो 60 रुपये में काम करेगा। अब अगर 11th वर्कर को 60 रुपये देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पहले वालों को 50 ही देते रहे और नए को 60 दे रहे हैं, सबको ही 60 के अकॉर्डिंग वेजेस देनी पड़ेगी। तो जब सब 11 के 11 को 60 के अकॉर्डिंग वेजेस दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 660। और पहले कितना 10 लेबर की यूनिट्स थी और 50 एक को दे रहे थे, तो कितना बन रहा था, 500। टोटल वेज बिल कितना बन रहा था, 500। तो इन दोनों का जो अंतर आया, अब एक लेबर की तो एक ही का इंक्रीमेंट हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसकी वजह से जो कॉस्ट है, टोटल फैक्टर कॉस्ट है, उसमें काफी अंतर आ गया है। सिर्फ 10 रुपये नहीं आएगा यहाँ पर कि पहले 50 दे रहे थे अब इसको 60 दे रहे हैं। टोटल जो फैक्टर
कोस्ट में चेंज आ रहा है। जब 11 यूनिट्स हम ये यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो 660 रुपये टोटल फैक्टर कोस्ट है और 500 उससे पहले थी। इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा मार्जिनल फैक्टर कोस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि एक ही प्राइस पर सभी वर्कर्स काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसलिए एएफसी और एमएफसी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे हमने एग्जांपल की बात की कि एडिशनल जो यूनिट जो काम करने के लिए रेडी हो रही है वो ज़्यादा वेजेस पर तैयार हो रही है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में एएफसी और एमएफसी इक्वल नहीं होते हैं। कैसा रिलेशनशिप होगा ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एमएफसी इंक्रीज होता जाता है और एमएफसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एएफसी भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एमएफसी उससे ज्यादा रहेगा। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी की। अभी के लिए थैंक यू सो मच।